हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 10 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी राज्य का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के लोंग को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु का जो लोंग है उसको यहाँ पे भौगोलिक संकेतिक का दर्जा दिया गया है। देखिए कि कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में एक एरिया है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी का जो लौंग है दोस्तों, उस लौंग को सुगंधित और औषधि गुण होने के कारण से यहाँ पे जीआई टैग का दर्जा को दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेत का दर्जा को दिया गया है। आप अगर गौर कर रहे होंगे दोस्तों कि पिछले एक सप्ताह से, ठीक है, पिछले एक सप्ताह से भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिए जाना यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे चल ही रहा है। तो उसी तहत यहाँ पे क्या दिया गया है, तमिलनाडु के यहाँ पे लोंग को भौगोलिक संकेतक का दिया गया है दोस्तों। और तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी एरिया है, वहां पे एक लौंग पाया जाता है। उस लौंग को यहाँ पे सुगंधित और औषधि गुण होने के कारण से इस लौंग को यहाँ पर भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाल फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग मिला है उनको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों सोजत मेहंदी। तो सोजत मेहंदी कहाँ पे दिया गया है, राजस्थान में जो पाया जाने वाला है, पाली जिला में पाया जाता है सोजत मेहंदी, उसको भी पिछले सप्ताह यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। आप फोटो के भी माध्यम से देख सकते हैं। सफेद प्याज ये महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से जुडिमा राइस वाइन ये आपका असम का जीआई दर्जा दिया गया है। उसी तरीके से कुटीर अट्टर आम और एडियोर मिर्च, ठीक है, ये केरल का भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। उसी तरीके से आपका वाडा चावल पिछले सप्ताह इसको दिया गया दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र को दिया गया। वाडा चावल का जो जीआई टैग है यानी कि संकेतिक भौगोलिक संकेतक का दर्जा है, वो महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हाथी मिर्च हो जाएगा दोस्तों। हाथी मिर्च जो है मणिपुर। देखिएगा, जब हाथी मिर्च को जब दिया जा रहा था भौगोलिक संकेतक का दर्जा मणिपुर को, उसी तरीके से उसी समय में यहाँ पे एक संतरे को भी दिया गया है, यानी कि इस मिर्च को भी और इस संतरे को भी, दोनों को भी यहाँ पे मणिपुर का जो है मणिपुर का जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से आपका कोविल पट्टी करलई मिठाई तमिलनाडु, ठीक है, तो कोविल पट्टी करलई मिठाई जो है वो तमिलनाडु को जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। नीलांबो टीक जो है वो केरल को दिया गया है, पिक्चर के भी माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और काला चावल ये मणिपुर का ये जीआई टैग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। जो यहाँ पे भौगोलिक संकेतक जो अधिनियम है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी राज्य का सामान को, ठीक है, यहाँ पे भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा दिया जाता है, तो वो किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो वो हो जाएगा 1999 अधिनियम के तहत यहाँ पे किसी भी राज्य का सामान को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। आखिर ये लागू कब हुआ दोस्तों, तो 2003 से यहाँ पे ये लागू हो जाता है। और किसी भी राज्य का जो सामान है उसको यहाँ पे जब भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है तो पूरे 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, कब, 2004 में। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि जीआई टैग का दर्जा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन जीआई टैग का जो पेटेंट है, ठीक है, वो 20 वर्षों के लिए यहाँ पे दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर वर्ष डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है दोस्तों 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट का स्थापना किया गया था, जिसके कारण से 9 अक्टूबर को हर साल क्या वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 2021 का क्या थीम था दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा इनोवेट टू रिकवर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड पोस्ट डे 2021 का जो यहाँ पे थीम हो जाएगा वो हो जाएगा इनोवेट टू रिकवर।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। अब इस दिन को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी, ओके, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से कहा लौटे थे? इंडिया यहाँ पे लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो 2021 का प्रवासी दिवस का जो हम लोग के अतिथि थे, वो कौन थे दोस्तों? सूरीनाम के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसी तरीके से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यहाँ पे मनाया जाता है। और उसी के तहत यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मई को यहाँ पे मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या था? ये एएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो यहाँ पे विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या हो जाएगा? वैल्यूइंग वाटर। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर के भी माध्यम से देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार का 2021 का थीम क्या था यहाँ पे? तो वैल्यूइंग वाटर इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तेलंगाना। देखिए, ये तेलंगाना के द्वारा बहुत ही अच्छा जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मान लीजिए कि आप झारखंड के रहने वाले, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप झारखंड के रहने वाले हैं और जब झारखंड में आपका जब वोटिंग हो रहा है तो उस समय आप मान लीजिए कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप झारखंड नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में आप ड्यूटी करते हैं तो वैसे स्थिति में तो आप झारखंड नहीं जा सकते हैं जब वोटिंग हो रहा है उस समय। तो ऐसे स्थिति में अब क्या किया है यहाँ पे और तेलंगाना सरकार कि यहाँ पे मोबाइल वोटिंग, ठीक है, मोबाइल के जरिए यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों? मोबाइल के जरिए यहाँ पे वोट डाला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। और जैसे यहाँ पे मोबाइल के जरिए वोट डाला जाएगा तो करप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सभी व्यक्ति लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वोट को डाल सकते थे। और पहले क्या होता था, मान लीजिए कि आपका तेलंगाना में से कोई रहने वाला है और वो मान लीजिए कि झारखंड में ड्यूटी करता है, तो वैसा स्थिति में तेलंगाना नहीं आ सकता है। तो अब जब नहीं आ सकता है तो वोट वो नहीं डाल सकता है। तो अब इसी को ध्यान रखते हुए तेलंगाना सरकार जो है यहाँ पे जो है मोबाइल वोटिंग के द्वारा यहाँ पे कराने का सोचा गया है। ठीक है, तो जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्या है? इनिशिएटिव है। ठीक है, और तेलंगाना सरकार के द्वारा बस यही कार्यक्रम अच्छा नहीं है दोस्तों, और भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, जब कोरोना चल रहा था उस समय ड्रैगन के द्वारा, ठीक है, ड्रैगन के द्वारा वहां पे क्या तेलंगाना सरकार के द्वारा एक लॉन्च किया गया था, जो कि दवाई को, सभी दवाई को किसके द्वारा लाया जाएगा? आसमान से लाया जाएगा। किसके द्वारा? ड्रैगन के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई, यानी कि आसमान से दवाई लाया जाएगा। किसके द्वारा? यहाँ पे आपका ड्रैगन के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, ड्रोन्स के द्वारा, ठीक है, ड्रोन्स के द्वारा यहाँ पे लाया जाएगा। चलिए, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। हाल फिलहाल में जो है बथुकम्मा उत्सव जो है यहाँ पे तेलंगाना में यहाँ पे मनाया गया था। ठीक है, और बथुकम्मा जो है दोस्तों फूलों का ये त्योहार है। और उसी तरीके से मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका तेलंगाना में मिल जाएगा। ठीक है, रमप्पा मंदिर 39 वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। टोटल अभी तक हम लोग को टोटल विश्व धरोहर सूची में भारत में 40 जो है 40 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। उसमें से यहाँ पे 39 नंबर का किसको है? यहाँ पे रमप्पा मंदिर को यहाँ पे शामिल किया गया है। और 40वां नंबर में किसको है? धौलावीरा को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। अमराबाग टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, ये भी आपको तेलंगाना में मिल जाएगा। तेलंगाना का गठन का बात करें तो 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और हैदराबाद जो है दोस्तों वो मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में क्या किया गया था? मिलाया गया था। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि भारत जो है पहले से भारत था। पहले जब अंग्रेज जमाना में हुआ करता था तो अलग अलग जगहों में वहां पे अलग अलग राजाओं का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। उस समय जब अलग अलग राजाओं का जब शासन हुआ करता था, जब अंग्रेज चले गए, भारत जब आजाद हो गया, तो ऐसे स्थिति में अब क्या होना चाहिए? एक
एक नया भारत का वहां पे क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो ऐसे स्थिति में सभी अलग अलग राजाओं को एक जगह पे जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का निजाम को भारत में जोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और उसी के तहत हैदराबाद को भारत में जोड़ लिया गया, जो कि 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के 1948 में ये पोलो ऑपरेशन हुआ था और इसके तहत हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पे दो फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अध्ययन में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक घरेलू घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो 8.3% जो है विश्व बैंक के द्वारा 21-22 में भारत का जीडीपी कितने होने वाला है दोस्तों? वो है 8.3% ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से 20-21 के लिए राजकीय से घाटा हम लोग का कितना बोला गया था? तो 9.5% यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, इस चीज को भी देखते हैं। तो 2021 और 2020 और 21 के लिए राजकोषीय घाटा 9.5 बताया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा और डीसी का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, और आईएमएफ का मुद्रा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा? एसडीआर है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। ठीक है, यानी कि एसडीआर किसका मुद्रा हो जाएगा, किसका करेंसी हो जाएगा? तो आईएमएफ का जो करेंसी हो जाएगा दोस्तों वो एसडीआर हो जाएगा। अब एडीबी का हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? मनीला में हो जाएगा। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जकार्ता में हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? चाइना में हो जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचकांक वर्ल्ड बैंक ने अभी बंद कर दिया गया है। तो अभी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह में हम लोग एक रिपोर्ट पढ़े थे। ठीक है, रिपोर्ट को पढ़े थे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सूचकांक जारी किया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। उसका कारण क्या बताया गया कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी जो हैं वो वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे रिपोर्ट को जारी करने में उन लोग जो है सतर्कता नहीं बरतता था और उसके तहत से सही यहाँ पे आंकड़ा सामने नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि अभी नवीनतम रैंक, भारत का नवीनतम रैंक किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या था? तो वो हो जाएगा आपका 63। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है क्या दोस्तों? किसी भी देश में किसी भी बिजनेस को करने के लिए कितना आसानी है और कितना कठिन है, इसी चीज को यहाँ पे बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कहीं किसी भी देश में आप जाइएगा तो किसी किसी देश में आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, किसी किसी देश में आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, किसी भी देश में कितना आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं उसी को यहाँ पे बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उस रिपोर्ट को जारी करता था वर्ल्ड बैंक, अभी फिलहाल उस चीज को बंद कर दिया गया और तत्कालीन यहाँ पे नवीनतम जो रैंक है दोस्तों भारत का वो 63वां रैंक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को यहाँ पे आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इस सज्जन को तो आप जानते होंगे दोस्तों, तो ये सम्मान एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। फिर से रीड कीजिए दोस्तों, तो ये सम्मान जो है, कौन सा सम्मान? आर्यभट्ट सम्मान जो है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जी सतीश रेड्डी जी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जी सतीश रेड्डी जी जो है DRDO के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। और 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया था। और वानक मन, ठीक है, वान मकर पुरस्कार के सिवन को दिया गया है, जो कि इसरो के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो सतीश रेड्डी जी DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे और के सिवान किसके? यहाँ पे इसरो के यहाँ पे क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, स्पेस के एरिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को क्या बोला जाता है दोस्तों? वान कर्मन अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
तो वान कर्मन अवार्ड को ही लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। किस एरिया में? स्पेस के एरिया में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार महेंद्र गिरी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो सम्मान है वो किनको दिया गया दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद भंडारी को यहाँ पे दिया गया है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और उसी अवसर पे इस दिवस को मनाया जाता है। एलन बॉर्डर मेंडल मेंडल जो है दोस्तों वो किनको दिया गया है? स्टीव स्मिथ को यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो एलन बॉर्डर मेडल स्टीव स्मिथ को दिया गया है। शिंजे आबे को हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों, जो कि जापान के क्या है? पूर्व पीएम रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डीआरडीओ के द्वारा डॉक्टर हेमंत कुमार को साइंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया दोस्तों। साइंस ऑफ द ईयर सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किसको? डॉक्टर हेमंत कुमार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली महिला कौन है जो कि विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दी है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे अंशु मलिक। यानी कि अंशु मलिक जो है भारत की पहली महिला बन गई है जो कि विश्व चैंपियनशिप में क्या जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विश्व चैंपियन कहाँ खेला जा रहा है दोस्तों? तो ये ओस्लो में खेला गया था। ठीक है, और इन्होंने 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता, जो कि ये कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। और इससे पहले सुशील कुमार जो है 2010 में यहाँ पे गोल्ड जीता था। तो सुशील कुमार ने 2010 में क्या जीता था? यहाँ पे गोल्ड जीता था। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फोगाट सिस्टर ने भी कांस्य पदक जीत चुके हैं। ठीक है, और लवलीना बोरगोहन कहाँ के रहने वाली दोस्तों? असम के रहने वाली हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत की ओर से ओलंपिक में कुश्ती में केडी जाधव ने 1952 में सबसे पहला क्या जीता था? मेडल जीता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की तरफ से ओलंपिक में सबसे पहला मेडल कौन जीते थे? तो वो जीते थे केडी जाधव ने। और यहाँ पे कब जीते थे? 1952 ईस्वी में यहाँ पे जीते थे। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एक महिला, पहली महिला, सिंगल महिला कौन है दोस्तों? साक्षी मलिक है, जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। ओलंपिक में ध्यान से समझिएगा बात को, इस चीज को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओलंपिक में कुश्ती में, किसमें? कुश्ती में। ओलंपिक में किसमें? कुश्ती में पदक जीतने वाली सिंगल महिला है कौन? साक्षी मलिक, जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में ये मेडल जीता था। आप इस चीज को देख सकते हैं। वहीं बात करें, अगर बात किया जाए और एक बात कि पहली महिला अगर ओलंपिक में बोला जाए, पहली महिला ओलंपिक मेडल जीतने वाली, तो वो हो जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। कब? 2000 ईस्वी में वो जीती थी। इस चीज को याद रखिएगा। पहली महिला पदक विजेता किसमें? ओलंपिक में। तो कौन हो जाएंगी? कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीती थी? 2000 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली सिंगल महिला कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएगा साक्षी मलिक। कब जीती थी? 2016 में रियो ओलंपिक में जीती थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की ओर से पहला ओलंपिक मेडल कौन जीता था, तो वो हो जाएगा केडी जाधव जी। कब? 1952 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जयंत पाटिल को यहाँ पे जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे राहुल वत्स को यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हो जाएंगे जयंत पाटिल, उपाध्यक्ष हो जाएंगे राहुल वत्स। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। चंद्रयान 1 को PSLV C11 के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें चंद्रयान 2 का, तो GSLV MK 111 M1 के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे चंद्रयान 3 को भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो भारत का मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका
गगनयान, यानी कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, ये आपका हो जाएगा गगनयान। ठीक है, और यहाँ पे फुल फॉर्म जान लीजिएगा, यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, इस चीज का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हम लोग भारत के, तो एनके सिंह हो जाएंगे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वाई भी रेड्डी हो जाएंगे। और वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो कितना हो जाएगा, 280 में वित्त आयोग का यहाँ पे बात किया गया है। तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हो जाएंगे वाई भी रेड्डी, और 15वें हो जाएंगे यहाँ पे एनके सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड समैरिटन स्कीम किससे संबंधित है दोस्तों, तो सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना से यहाँ पे गुड समैरिटन स्कीम संबंधित है। ठीक है, अगर किसी का भी, ध्यान से समझिएगा, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसको आप उठा करके, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसको आप उठा करके गोल्डन आवर के समय में उसको हॉस्पिटल पहुंचाइएगा और अगर उसका जान अगर बच जाता है तो आपको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। किसके तहत, गुड समैरिटन स्कीम के तहत। किससे संबंधित है, सड़क दुर्घटना से ये संबंधित है। अब ये गोल्डन आवर, एक वर्ड आया हुआ है गोल्डन आवर, ये क्या होता है दोस्तों, तो गोल्डन आवर का मतलब होता है जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद का 1 घंटा को बोलते हैं क्या, गोल्डन आवर। उसमें अगर आप जान बचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उस मरीज का जान बच जाता है तो आपको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गोल्डन आवर दुर्घटना के 1 घंटे के बाद के समय को बोला जाता है गोल्डन आवर। और ये पीएम किसान योजना के तहत 2-2 हजार रुपए के 3 किस्त दिए जाएंगे और जाते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। और इस योजना को 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू किया गया था। कौन सा, पीएम किसान योजना कब शुरू किया गया था, तो 24 फरवरी 2019 को किया गया था। और इसके तहत कितना रुपया दिया जाता है, 6,000 रुपया दिया जाता है और 2-2 हजार का 3 किस्त यहाँ पे दिया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। चिरंजीवी योजना राजस्थान का है दोस्तों, 1 मई 2021 को शुरू किया गया था और सबको स्वास्थ्य बीमा देने के लिए ये जो है योजना को चालू किया गया था। किस सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे चालू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0 को 10 अगस्त 2021 को कहां से शुरू किया गया था, महोबा से शुरू किया गया था, जिसके तहत, है ना, अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, इस बात को रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आयुष्मान भारत, ये कहां से स्टार्ट किया गया था, रांची का, झारखंड का रांची से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके तहत प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आदमी को नहीं, प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना था। कब शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। ग्राम उज्ज्वला कार्यक्रम कहां से स्टार्ट किया गया था, आरा बिहार से शुरू किया गया था और इसके तहत एलईडी बल्ब वितरित करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आमा योजना किस राज्य की कल्याणकारी योजना है, तो ये हो जाए आपका सिक्किम। तो ये योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, सिक्किम के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जिन बच्चों के माताएं नौकरी नहीं करती है उन बच्चों को देखभाल करने के लिए 20,000 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छा स्कीम है। नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, सिक्किम में मिलेगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहाँ पे दोस्तों, कौन है दोस्तों, सिक्किम है। और भारत की पहली जैविक खेती सिक्किम किया गया था। उसी तरीके से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। और बाइचिंग भूटिया, ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम कहाँ खुलने वाला है, सिक्किम में। सिक्किम के में भी कहाँ खुलने वाला है, तो नामची में ये खुलने वाला है। किस, क्या स्टेडियम, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम, सिक्किम के कहाँ पे, नामची में ये खुलने वाला है। और बाइचिंग भूटिया को आप लोग जानते हैं फुटबॉल खिलाड़ी है भारत की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है दूसरे चरण का, कब, 2021 को, कब से कब तक, 12 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 को, कब, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार अभ्यास यहाँ पे किया गया। ठीक है, और मालाबार में देखिएगा, मालाबार में 4 देश यहाँ पे शामिल है। ठीक है, और भारत की ओर तरफ से मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत की ओर से INS रणविजय जहाज जो यहाँ पे
शामिल हुआ था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच में जो है 1992 से शुरुआत किया गया था। और वर्तमान में इसमें मालाबार में 4 देश शामिल है दोस्तों। कौन कौन? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। नवीनतम अगर देश बोला जाएगा मालाबार में तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये चारों देश मिल करके युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि ये चीन को काउंटर अटैक कर सके। ठीक है, और इन सभी देशों को देखिए, 4 गो देश है ना, 1 2 3 4 देश है, तो 4 से बन जाता है क्वाड। ठीक है, इसीलिए चारों देश को यहाँ पे क्या बोला जाता है? क्वाड कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, एक डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में होता है दोस्तों, जो कि 2021 जनवरी में कहां पे हुआ था? जोधपुर राजस्थान में इसका युद्ध अभ्यास को किया गया था। वहीं पे भारत और अमेरिका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक युद्ध अभ्यास है दोस्तों, जिसका नाम है वज्र प्रहार, जो कि कहां पे किया गया था? हिमाचल प्रदेश में इसको किया गया था। ठीक है, सूर्य किरण हो जाएगा भारत और नेपाल, संप्रीति युद्ध अभ्यास हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, शक्ति गरुड़ वरुण ये सभी हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होगा, और एक्वरिंग भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, लेकिन तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और गोवा के तट को कोंकण तट यहाँ पे कहा जाता है। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे कि आपका ये केरल वाला हो गया, आपको यहाँ पे ये आपका मिल गया केरल। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए केरल है दोस्तों, है ना? तो केरल और ये अरब सागर है, अरब सागर है यहाँ पे। तो केरल वाला जो तट है, क्वेश्चन में आपको पूछेगा केरल का तट को क्या बोलते हैं, तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये साइड आपका हो जाएगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपका साइड में हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी वाला जो है ना दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है कोरोमंडल तट। वहीं पे बात करें हम लोग गोवा, तो देखिए यहाँ पे आपको गोवा मिलेगा, तो गोवा, तो गोवा को यहाँ पे तट जो है उसको बोला जाता है कोंकण तट। इसीलिए आपको देखिएगा कोंकण रेलवे के भी नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र तक ये आता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? तो केरल के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, और गोवा के तट को यहाँ पे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। दूसरा फिगर में भी आप बहुत ही क्लियर ढंग से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 11 अक्टूबर को। हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का थीम क्या था? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी कि डिजिटल जनरेशन जो है दोस्तों वो आवर जनरेशन है, उसको ये मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक का मतलब हो जाता है यहाँ पे सेक्स। ठीक है, और सेक्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका जैसे कि लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की। तो देखिएगा, लड़का लोग को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है लड़कियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ये दिवस को मनाया जाता है। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा कब? 2015 को किया गया था। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बालिका सृष्टि गोस्वामी को यहाँ पे बनाया गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा। ऋत्विका श्री एशिया की सबसे छोटी बालिका है, जो कि माउंट किलिमंजारो में फतह किया है। किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका की तंजानिया में स्थित है ये। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ पे? पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। और एक बात आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि फोगाट बहने, ठीक है, फोगाट बहने कहाँ की है? हरियाणा में है। जितना भी भारत का जितना भी मेडल है एक साथ रख दीजिए, और हरियाणा का मेडल जितना भी है एक साइड रख दीजिए, फिर भी आपका हरियाणा ही जीतेगा। अब समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बालिकाओं आज के डेट में कितने सशक्त हो चुकी है, महिला कितना मजबूत हो चुकी है। ठीक है, चलिए, वंदना कटारिया उत्तराखंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की क्या ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि क्या है दोस्तों? हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान बेटी बचाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अवनी लखेरा, जो कि एक शूटिंग की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 अप्रैल
10 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान की प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया। उसका नाम क्या था दोस्तों? तो अब्दुल कादिर खान नाम था। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग को परमाणु का जो यहाँ पे जनक माना जाता है, तो होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है भारत में। उसी तरीके से यहाँ पे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक का निधन, ठीक है, हो गया। उनका नाम था यहाँ पे अब्दुल कादिर। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये भी एक्चुअल में भारत के ही देशवासी थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उस समय फिर ये अपने फैमिली में ये चले गए, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? भोपाल में हुआ था। भोपाल में हुआ था, किंतु विभाजन के समय में कहाँ चले गए? पाकिस्तान चल गए। भारत के परमाणु जनक के कार्यक्रम कौन है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे परमाणु के जनक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम के जनक पाकिस्तान का कौन हो जाएगा? अब्दुल कादिर खान हो जाएगा। लेकिन भारत के कौन हो जाएंगे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हो जाएंगे। भारत में 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। और 1948 में पोखरण में जब हुआ तो उस समय का जो नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था। ध्यान से समझिएगा इस बात को दोस्तों, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि भारत ने 2 बार अभी तक परमाणु परीक्षण किया है, ठीक है। तो एक बार 1974 में किया था, उस समय का नाम था क्या दोस्तों? उस अभियान का था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा बार जब किया 1948 ईस्वी में, ठीक है, 48 ईस्वी में, तो उस समय का ये परमाणु परीक्षण का जो नाम दिया गया था वो था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। असम राइफल के हेड कौन हो जाएंगे? प्रदीप चंद्रन हो जाएंगे। वहीं सीबीआई के मुख्य कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे परमाणु परीक्षण जो 1948 ईस्वी में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? पोखरण राजस्थान में ये किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को आर्थिक विज्ञान में नोबेल सम्मान से 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे 3 आदमी है। 2021 का नोबेल जो सम्मान दिया गया है इकोनॉमिक्स में, आर्थिक में, ठीक है, तो वो हो जाएंगे डेविड कार्ड, ठीक है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। तो इन तीनों व्यक्ति को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र बत्रा हो जाएंगे, जैसा कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी यही है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी यही है, नरेंद्र बत्रा, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी यही हो जाएंगे। 2020 टोक्यो ओलंपिक 32 कहाँ पे हुआ था दोस्तों? टोक्यो में हुआ था। 2023वां नंबर का कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। जबकि 2028 का ओलंपिक 34वां कहाँ पे होगा दोस्तों? लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। वहीं बात करें 32 का ओलंपिक 35वां नंबर का ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यहाँ पे आप लोगो भी देख सकते हैं दोस्तों, 5 यहाँ पे लोगो दिखाया जाता है। 5 कंटिनेंट होता है, वर्ल्ड में 5 कंटिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे 5 यहाँ पे दिखाया गया है। 2036 का ओलंपिक कहाँ पे होगा दोस्तों? 34वां नंबर का भारत में होगा। किस स्टेडियम में? मोटेरा स्टेडियम में होगा, ठीक है। शीतकालीन 2022 का ओलंपिक कहाँ पे होगा दोस्तों? बीजिंग में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो थॉमस बोक हो जाएंगे। 2023 में पहली अफ्रीकी ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करने वाला है? घाना करने वाला है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कितना था दोस्तों? 48वां था। वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान का बात करें तो 24 हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाहक हो जाएगा यूनाइटेड बाय मोशन। आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो सही उत्तर हो जाएगा राजेश बिंदल। यानी कि राजेश बिंदल जी को यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नए मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पे नियुक्त किए हैं। तेलंगाना की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हो जाएंगी हिमा कोहली, जो कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर का यहाँ पे लद्दाख का हाई कोर्ट का पहले मुख्य न्यायाधीश है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। और इसके तहत क्या किया गया है
कि इलाहाबाद और कलकत्ता समेत 8 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में ने की सिफारिश, यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यहाँ पे इलाहाबाद और कोलकाता समेत 8 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को यहाँ पे नियुक्त किया है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यहाँ पे क्या किया है, चेंज किया है। इस चीज को भी देखिएगा, 8 हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस यहाँ पे नियुक्त किया गया है और यहाँ पे 4 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को यहाँ पे क्या किया गया है, तबादला कर दिया गया है। एनवी रमन्ना जो है भारत के 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं दोस्तों। हाल ही में 3 महिला को नियुक्त किया गया है, 3 महिला मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पे नियुक्त किया गया है और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगी, लीला सेठ हो जाएंगी और यहाँ पे आप फिगर के भी माध्यम से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाल्टेरी बोटास, जो यहाँ पे ये जीत लिए हैं। ठीक है, और ये खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? फिनलैंड के रहने वाले हैं। क्या चलाते हैं? मर्सिडीज ये चलाते हैं। तुर्की महादेश कहाँ पे मिलेगा दोस्तों आपको? एशिया और यूरोप में मिलेगा। लुइस हैमिल्टन को इंग्लैंड के महारानी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी ये सम्मानित किया गया है। और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, यूएस ओपन जो सम्मान है, यूएस ओपन पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है तथा बाकी का तीनों नोवाक जोकोविच यहाँ पे जीते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूएस ओपन कौन जीता है? डेनियल मेदवेदेव जीते हैं। चाहे फ्रेंच ओपन देख लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लीजिए, ये सब कौन जीते हैं? यहाँ पे नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनातोलिया एशिया माइनर का पठार कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ये आपको तुर्की में मिलेगा। और यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किसे 4थे सत्यजीत रे सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वी गोपाल को यहाँ पे सत्यजीत रे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। पहला दादा साहेब पुरस्कार किनको दिया गया? देविका रानी को यहाँ पे दिया गया था। और 51वें नंबर का जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो किनको दिया गया है? रजनीकांत को यहाँ पे दिया गया है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार धनुष को दिया गया और मनोज बाजपेयी जी को यहाँ पे दिया गया है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए यहाँ पे कंगना रनावत को यहाँ पे दिया गया है। तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 12 अक्टूबर 2021 मानवाधिकार 12 अक्टूबर 2021 को मानवाधिकार आयोग के द्वारा, ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 28वां स्थापना दिवस जो है 12 अक्टूबर 2021 को मानवाधिकार आयोग के द्वारा यहाँ पे मनाया गया है। यानी कि ह्यूमन राइट्स डे 28वां साल इनका स्थापना का हो गया है। और एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। तो 12 अक्टूबर 2021 को कितना साल हो गया? 28 साल हो गया। ठीक है, चलिए एनएचआरसी का स्थापना 1993 एक्ट के तहत किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरुण कुमार होंगे। और जो इसका अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना साल का होता है दोस्तों? 3 साल, यहाँ पे 70 साल, या फिर 3 साल या फिर 70 साल, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो। अगर वो अध्यक्ष का 70 साल आयु उनका पूरा हो जाता है तो फिर भी पूरा हो जाएगा इनका कार्यकाल। अगर उनका अध्यक्ष का 3 साल पूरा हो जाता है फिर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कार्यकाल पूरा माना जाएगा। ठीक है, चलिए 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एनके सिंह हो जाएंगे। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में ये दर्ज है। और पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? केसी नियागी हो जाएंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रेखा शर्मा हो जाएंगे। वहीं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हो जाएंगे दोस्तों। वहीं पे बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, और आरटीआई कब आया था दोस्तों? 2005 का एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन
यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था दोस्तों? 2005 का ये एक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों? सुरेश पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर का अनावरण कौन किया दोस्तों? वो हो जाएगा ईभा। तो यहाँ पे 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा ईभा। ठीक है, आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पे होने वाला है? भारत में होने वाला है, जिसके कारण से यहाँ पे शुभंकर को लॉन्च किया गया है और शुभंकर का नाम है ईभा और वो एक तरह का क्या है दोस्तों? एशिया की शेरनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने वाला है दोस्तों? ये कतर दोहा में होगा। वहीं पे बात करें हम लोग डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, और डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में हुआ था तथा इसका विजेता एफसी गोवा है इस बार का। और यूरो कप 2021 का विजेता कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फीफा कप 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? रूस में किया गया था और इसका विजेता फ्रांस और उप विजेता जो है क्रोएशिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और कोपा अमेरिका 2021 के विजेता अर्जेंटीना है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना भी हम लोग बता रहे हैं। चलिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन हो जाएगा? मिरातोवा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का हो जाएगा शुभंकर सोमेटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन हो जाएगा? मिराई तोवा हो जाएगा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर हो जाएगा यहाँ पे सोमेटी। इस चीज को भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विश्व फुटबॉल में गोल करने के मामले में तीसरे स्थान पर रहने वाले सुनील छेत्री कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये रहने वाले हैं भारत के, यानी कि विश्व में तीसरे स्थान हासिल किए हैं गोल करने के मामले में। जबकि पहला स्थान है रोनाल्डो का 112 गोल दागे हैं, वहीं पे दूसरे लियोनल मेसी का 79 गोल दागे हैं। लेकिन भारत के रहने वाले तीसरे स्थान में शामिल हैं दोस्तों सुनील छेत्री इनका नाम है और टोटल गोल दागे हैं 77। ठीक है, इस तरीके से तीसरे स्थान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु का संबंध हाई जंपर से है, जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक से ही खेलते हैं। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, माराडोना का संबंध फुटबॉल से, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं दोस्तों। और वाइचिंग भूटिया के नाम से सिक्किम में नामची में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और नामची यहाँ पे वाइचिंग भूटिया जी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अब जो है स्वच्छ और पर्यावरण को सार्वभौमिक रूप से मानव का यहाँ पे अधिकार दिया है। जैसे कि बहुत पहले 1-1.5 साल पहले जो है न्यूजीलैंड के द्वारा उनका एक नदी को यानी कि रिवर को क्या मानव का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच ने, ठीक है, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानव का अधिकार यहाँ पे दिया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को भी देख सकते हैं। और यूएनएचआरसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 2006 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। और यूएनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे नजात शमीम। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। और मानवाधिकार घोषणा जो लेटर है वो 10 दिसंबर 1948 को ये आया था। एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कितना टारगेट है दोस्तों? 17 यहाँ पे क्या हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया गया था दोस्तों? तो 1992 ईस्वी में कहाँ पे मनाया गया था? तो रियो में इसको मनाया गया था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रियो में इसका सम्मेलन को यहाँ पे किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नैरोबी। ये कहाँ है? केन्या में हो जाएगा। वही बात करें हम लोग शून्य अभियान का संबंध किससे है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से है। और आप लोग इस पिछले मंथ आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। इसके तहत यहाँ पे क्या बोला गया था कि यहाँ पे नो पोल्यूशन किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे नो पोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पामेला क्या है दोस्तों?
तो पामेला एक तरह का साइक्लोन है जो कि उष्णकटिबंधीय क्या हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और ये चक्रवात कहाँ पे आया था दोस्तों, प्रशांत महासागर से ये टकराया था। ये आया था प्रशांत महासागर से, टकराया किससे, मैक्सिको से ये टकराया था। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी चक्रवात होता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, उनका यहाँ पे केंद्र बिंदु कहाँ पे होता है, वायु दाब में उनका क्या होता है दोस्तों, केंद्र बिंदु यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिएगा इस चीज को आप लोग पूरा चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे चक्रवात का दिशा कब, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब होता है विपरीत, और एक क्लॉक मतलब होता है घड़ी, वाइज मतलब उसके समय। जैसे कि आपका ये घड़ी हो गया तो 12 से 1 जाएगा ना, फिर 2 जाएगा ना, तो घड़ी का दिशा ऐसे होता है, 12 से 1 आता है, घड़ी का दिशा ऐसे घूमेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात आएगा सभी का सभी यहाँ पे घड़ी का विपरीत दिशा में घूमेगा। देख रहे हैं, घड़ी का विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, तो ये आपका कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। और जितना भी दक्षिणी गोलार्ध में आपका चक्रवात आएगा वो घड़ी के दिशा से ही घूमेगा। देख रहे हैं, ये आप देखिए इस तरीके से घूम रहा है ना चक्रवात, देखिए घूम रहा है ना, लेकिन ये वाला चक्रवात जो है दोस्तों ये इधर से घूम रहा है, देख रहे हैं, और ये वाला जो चक्रवात है आपका इस टाइप से घूम रहा है। ठीक है, तो निसर्ग का नामकरण कौन दिया था दोस्तों, बांग्लादेश ने दिया था। वहीं पे अम्फान का नामकरण दिया था थाईलैंड ने, और ताउते का नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया था। और ताउते का मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली। ठीक है, यास का नामकरण ओमान दिया था, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान दिया था। जैसे आप यहाँ पे गुलाब का फोटो को भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को किस देश के द्वारा दुनिया के पहले स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है, तो जर्मनी के द्वारा। ठीक है, स्वचालित या फिर चालक रहित ट्रेन का यहाँ पे अनावरण किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अब इस ट्रेन में यहाँ पे लोको पायलट यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड फास्ट के नाम से ये जाना जाएगा। जर्मनी के हमबर्ग शहर में ये चलेगा। ठीक है, तो जर्मनी के द्वारा चालक रहित ट्रेन को यहाँ पे अनावरण किया गया है, नाम उसका है वर्ल्ड फास्ट। और जर्मनी के कौन सा शहर में चलेगा, ये चलेगा आपका हमबर्ग शहर में ये चलेगा। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी का चांसलर कौन हो जाएगा, एंजेला मर्केल हो जाएगा। और रूर क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है, याद रखिएगा आप इस चीज को। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में चलाया गया था। और भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन, ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों, और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, बदतपुर स्टेशन असम में इसको चलाया गया था। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था, महाराष्ट्र से लेकर विशाखापट्टनम तक ये चला था। पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों, तो 1853 ईस्वी में ये चली थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में, डलहौजी के ये कार्यकाल में चली थी। पहली किसान ट्रेन देवाली दानापुर महाराष्ट्र से ये बिहार तक चली थी। और देश की पहली किसान रेल शुरू हो गई। देखिए अब यहाँ पे कहाँ कहाँ तक चल रहा है, देखिए किसान ट्रेन जो है दानापुर से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के लोगों को फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेन चलेगी किसान ट्रेन, और जितने भी फल सब्जी है सबको यहाँ पे पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, चर्चा में रहे तेजस्वी पहल किस राज्य के पुलिस से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे वो दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस। ठीक है, एक पहल शुरू किया गया है तेजस्विनी पहल, जिसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, और ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अभ्युदय योजना का संबंध यूपी से, जो कि फ्री में कोचिंग दिया जाता है इसके तहत। जनधन योजना का नारा, ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता है दोस्तों। और जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पिंक प्रोटेक्शन अभियान केरल का है तथा उद्देश्य महिला सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दो तीन चीज मिलेगा। ठीक है, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, सोनू सूद बने हैं। और यहाँ पे जो है देश का मेंटर, ये कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अब यहाँ पे देश के मेंटर योजना दिल्ली, बच्चों में छिपी प्रतिभा निखारेगी देश। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्यों इसको किया गया है।
आखिर देश का मेंटर कार्यक्रम को क्यों शुरू किया गया है? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर करियर के लिए सफल व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन कराना। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जो भी सफल व्यक्ति है, उन लोगों के द्वारा दिल्ली सरकार का जो भी वहाँ पे दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पे मार्गदर्शन कराना, ताकि उन गरीब बच्चों को भी और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी सही मार्गदर्शन मिलेगा, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा काम है। और इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया दोस्तों? सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली देश का पहला स्मोक टावर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति का ये सिफारिश है। ठीक है, चलिए 1986 के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। और जब यहाँ पे बजट पेश किया जा रहा था, उस समय बोला गया था कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर ये खर्च किया जाएगा दोस्तों। और नई शिक्षा नीति इस पे 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 पर ये लागू है। ठीक है, चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है, ताकि गंगा साफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। यानी बाल विवाह बिल पर गहलोत सरकार का यू टर्न लिया ये फैसला। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नामक 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। आप यहाँ पे 3 फोटो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा आपका त्रिशूल गरुड़, ये कैसा ट्रेन है दोस्तों? लॉन्ग रूट का ये आपका ट्रेन हो जाएगा। दूसरा फोटो में आप समझिएगा, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा लंबी दूरी के लिए सबसे लंबी मालगाड़ी नाम है त्रिशूल और गरुड़ को सफलतापूर्वक परिचालन किया है दक्षिण मध्य रेलवे। आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। और इनका, ठीक है, इनका काम क्या है दोस्तों? इन लंबी लंबी ट्रेन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बनाने के लिए कोयला पहुंचाने का ट्रेन को चालू किया गया है। इनका उद्देश्य यही है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? सिकंदराबाद में हो जाएगा। और इन लोग का ट्रेन का लंबाई 1 किलोमीटर तक इन लोग का जो है लंबाई यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए WCR पूर्णतः विद्युतीकरण रेलवे जोन है दोस्तों। यानी कि WCR जो है वे वेस्ट कोस्टर्न रेलवे जो है जोन यहाँ पे जो है, ठीक है, पूर्णतः विद्युतीकरण रेलवे ये जोन है। WCR का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जबलपुर ये हो जाएगा। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है दोस्तों, तथा नवीनतम है विशाखापट्टनम। और उसी में आपका 18 जोन में जो कोलकाता जो है वो क्या हो जाएगा? मेट्रो जोन भी है। एक्वर समिति की सिफारिश पर रेल बजट को किसमें शामिल किया गया था? आम बजट से अलग किया गया था। पहले रेल बजट और आम बजट एक ही में पेश किया जाता था, लेकिन एक्वर समिति के द्वारा जो रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। लेकिन फिर से यहाँ पे विवेक देवराय समिति के द्वारा फिर से वापस से रेल बजट को आम बजट में यहाँ पे क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया है। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली के आरंभ कोलकाता में किया गया था दोस्तों, ताकि सभी महिलाएं जो है शाम को अपना घर सुरक्षित पहुंच जाए। उसके तहत यहाँ पे कोलकाता माई सहेली कार्यक्रम को चालू किया गया था। ठीक है, जितने भी महिला सुबह को काम करने निकलती है, उन लोग जो है शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाए, उसके लिए माई सहेली कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस देश की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है? तो ये हो जाएंगी आयरलैंड। यानी कि आयरलैंड का जो खिलाड़ी है, इसका नाम है एमी हंटर। ठीक है, 121 रन बनाई है, 127 बॉल में 8 चौका मारी है, छक्का एक भी नहीं मारी है। आयरलैंड की खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है, जो कि शतक यहाँ पे लगाई है। एमी हंटर 16 वर्ष का ये आयरलैंड की खिलाड़ी है, जिसने कि 121 रन बनाए हैं किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ, बनाकर मिताली राज का जो 22 साल का जो रिकॉर्ड था दोस्तों, उसको ये तोड़ दी है। ठीक है, आयरलैंड से हमें क्या क्या लिया है दोस्तों? DPSP लिया है। और DPSP भाग 4 में ये शामिल है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है दोस्तों? सोफी डिवाइन हो जाएंगी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? यहाँ पे मिताली राज हो जाएंगी। ठीक है, क्रिकेट में महिला में सचिन तेंदुलकर किसको कहा जाता है? मिताली राज को कहा जाता है। ठीक है, अब गुलाबी बॉल में मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? स्मृति मंदाना। ठीक है, चलिए
चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो कि कमेंट्री करती थी। भारत की तरफ से पहली महिला कमेंट्री खिलाड़ी थी। ठीक है, चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी जो कि क्या करती थी, कमेंट्री करती थी, भारत में रहने वाली थी। और उनका निधन हो चुका है दोस्तों अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या फिर पिस्टल शॉटगन की पदक तालिका में शीर्ष स्थान में कौन है दोस्तों? तो भारत हो जाएगा। 43 से मेडल जीत करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे खेला जा रहा है दोस्तों? लीमा पेरू में इस चीज को खेला जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 4 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीत करके 5 मेडल ये जीते हैं जो कि अपने हाथ में ये इतिहास है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सिंगल खिलाड़ी कौन है? ओनी लखेरा है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था, किसमें? शूटिंग में। और रानी सरनोबत का संबंध किससे दोस्तों? शूटिंग में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस एयरलाइंस का उन्नति यानी कि NOC, सिंपल सा बात को समझिएगा, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किस एयरलाइंस को जो है NOC दे दिया गया है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? तो वो हो जाएगा आकाशा एयरलाइंस। और आकाशा एयरलाइंस का जो संस्थापक है उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला। तो राकेश झुनझुनवाला का कहना है दोस्तों कि जो है भारत में अब सबसे सस्ता एयरलाइन से होने वाला है जो कि यहाँ पे पैसेंजर को सबसे कम दाम में यहाँ पे हवाई यात्रा करवाया जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ये झुनझुनवाला है, झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में सबसे पैसा भारत में लगाने वाले यही है। ठीक है, चलिए आकाशा एयरलाइंस का उद्देश्य कम लागत में सुविधा उपलब्ध कराना है। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे नासिर कमल जी। और वहीं बात करें हम लोग, भारत में पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू किया गया था? तो चंडीगढ़ हिसार में यह शुरू किया गया था। और भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को शुरू किया गया था जब अफगानिस्तान बहुत ही अपने आवे में आ गया था, अपने औकात में आ गया था, मतलब अपना मतलब खुरापाती दिमाग में आ गया था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए देवी शक्ति का ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं आप देख सकते हैं थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना का जो मोटो है यहाँ पे हो जाएगा नभ स्पर्शम दीप्तम, यहाँ पे ठीक है, गौरव के साथ आसमान को छुओ, यानी कि हो जाएगा टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये डॉक्टर है कहाँ के? एम्स के ये डायरेक्टर हो जाएंगे। कोविड-19 के समय में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि डॉक्टर गुलेरिया जो है दोस्तों एम्स के डायरेक्टर हैं और कोविड-19 के समय में ये बहुत अच्छा कार्य किए थे, इसके कारण से ये सम्मान को दिया जा रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। स्टैटिक राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है और राज्यपाल का अनुच्छेद 171 में ये बताया गया है कि दोनों का क्षमा करने का शक्ति राष्ट्रपति का किसमें? 72 अनुच्छेद के तहत है। और राज्यपाल का जो है 161 के तहत किसी भी आदमी को ये क्षमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का फांसी का सजा हो चुका है, ठीक है, और राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उनका फांसी का सजा को माफ किया जा सकता है, अगर राष्ट्रपति का चाहे तो। ठीक है, चलिए 12 अक्टूबर को किस राज्य के द्वारा सीएम द हेसी अभियान शुरू किया गया है? तो मणिपुर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। सीएम द हेसी का अर्थ है सीएम से बात करो। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में हो जाएगा दोस्तों। और तैरता हुआ पार्क काबुल लामजाओ है तथा ये लोकटक झील में स्थित है। आप यहाँ पे देखिएगा 3 फिगर आपके सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों, ये हो गया तैरता हुआ पार्क। ये जो आप देख रहे हैं काबुल लामजाओ है, ठीक है, ये नेशनल पार्क सबसे पहले ये आपका है ना, ये सबसे पहले आपका ये लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक झील में आपका क्या है? केबुल लामजाओ पार्क है और उसको तैरता हुआ पार्क बोला जाता है। जैसे कि ये सब देख रहे हैं, ये पार्क सब तैर रहा है। ठीक है, और वहां का जो मणिपुर का जो यहाँ पे हिरन मिलता है, डांसिंग डियर, इसी को बोलते हैं संघाई हिरन। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका
संगाई हिरन जो है, मणिपुर का संगाई हिरन जो है वो आपका राजकीय पशु है। ठीक है, खेल राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। वहीं पे बात करें एमसी मैरी कॉम का संबंध कहाँ से दोस्तों, मणिपुर से है। और एमसी मैरी कॉम लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 2021 को G20 का शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इटली ने इसका अध्यक्षता किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुर्ची पेंटिंग लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुर्ची लकड़ी किसका दिया गया है दोस्तों, तमिलनाडु को इसको जीआई टैग दिया गया है, कलाकुरी। ठीक है, करूपुर करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची लकड़ी का इसको नक्काशी के लिए इसको क्या किया गया है दोस्तों, भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। जीआई टैग का अधिनियम 1999 है, जीआई टैग को लागू किया गया था 2003 से, और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन जीआई टैग का जो पेटेंट है 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, जैसे कि आप दार्जिलिंग की चाय को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अमित खरे को पीएम के सलाहकार के रूप में 2 वर्षों के लिए किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा हाल ही में अमित खरे को क्या प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में 2 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और अमित खरे ने यहाँ पे चारा घोटाला यानी कि लालू प्रसाद का चारा घोटाला को क्या किया था, उजागर यहाँ पे किया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हुआ है दोस्तों, उसको लागू करवाने में भी यहाँ पे अमित खरे जी का यहाँ पे अहम भूमिका था। ठीक है, चलिए आप इस चीज को देख लीजिएगा। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, विजय राघवन हो जाएंगे। और कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम भारत के क्या हो जाएंगे दोस्तों, आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे। वहीं रंजीत सिंह को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया दोस्तों, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यहाँ पे महारत्न का कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत में अभी अगर बात करें तो 11 क्या हो जाएंगे, महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनी की सूची देखिए, भारत में टोटल 11 कंपनी है जिसे कि महारत्न कंपनी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 11वीं नंबर का यहाँ पे सूची में ये शामिल हो गया है। आपके सामने में यहाँ पे 11 नंबर का यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे होगा BHEL, BPCL, CIL, गेल हो गया, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, यहाँ पे होगा PGCIL, सेल। और ये आपका 11वें नंबर का हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 11 नंबर का यहाँ पे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला राज्य MP है जिसने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी पर ये क्या दिया था दोस्तों, बल दिया था। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा, देवी पटकाई हो जाएगा, और ये असम राज्य में स्थित है दोस्तों। और भारत का नवीनतम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 39 नंबर का कौन हो जाएगा, रमप्पा मंदिर हो जाएगा। और 40वां नंबर का हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा दोस्तों, गुरु घासीदास हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और 53 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 52वीं टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ टाइगर रिजर्व को मान्यता दिया गया है, जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रामगढ़ सेंचुरी। ठीक है, बिकम इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रति वर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 अक्टूबर हो जाएगा। और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। और गठिया का दूसरा नाम है क्या दोस्तों, आर्थराइटिक्स। और जोड़ों संबंधी जितना भी बीमारी होता है उसको बोलते हैं हम लोग गठिया, यानी जहां जहां शरीर में जहां जहां भी जोड़ है वहां पे दर्द होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गठिया के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गठिया का थीम क्या था दोस्तों इस बार, डोंट डिले कनेक्ट टुडे। ठीक है, आप यहाँ पे गठिया का जो यहाँ पे 12 अक्टूबर को जो गठिया दिवस मनाया गया उसका थीम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पे अगर बात करें विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका कारण उसके पीछे ये है कि 16 अक्टूबर 1945 को FAO, ठीक है, का स्थापना होने के कारण 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, रोम इटली में हो जाएगा।
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अक्टूबर 2021 में कहां पर भारत के पहले कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में, यानी कि जयपुर में इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भारत का पहला सेंटर बन चुका है। भारत सरकार के द्वारा, अटल इनोवेशन के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा तीनों मिलकर जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अटल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर। भारत का पहला सौर आधारित संयंत्र जयपुर को में स्थापित किया गया दोस्तों, और ये कुसुम परियोजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल 2 राज्य कौन है भारत के? अहमदाबाद और जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरी 51वीं कविता के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे अटल जी हो जाएंगे। और जयपुर को सवाई जय सिंह के समय में बनाया गया था, और इसका विस्तार कब, इनका वास्तुकार कौन हो जाएंगे? विद्याधर भट्टाचार्य। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग जयपुर के बारे में देख रहे हैं तो सब चीज यहाँ पे हम लोग जयपुर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने कितने स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो 100 स्कूल को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, और इसके तहत कक्षा 6 के 5000 विद्यार्थी को क्या किया जाएगा? एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, और इसका कारण क्या है दोस्तों? देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कीजिएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने कितने स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी में एफिलिएशन दिया है? सैनिक स्कूल, यानी कि 100 स्कूल को सैनिक स्कूल के रूप में इसको मान्यता दिया गया है, ताकि वहां के बच्चों को ऐसा फीलिंग आए कि हम लोग किस स्कूल में जा रहे हैं? सैनिक स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। 100 स्कूल को यहाँ पे सैनिक स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ पे हुआ है दोस्तों? लॉस एंजलिस में। कहाँ पे? अमेरिका में। इसका नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय भी है। यानी भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में है, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल कहाँ विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में हो जाएगा। वहीं पे ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसने 13 अक्टूबर 2021 को डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो वो हो जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा। यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 को डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आनंद मोबाइल ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और वहीं पे सुपेश पोर्टल का बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। मेरा घर मेरे नाम स्कीम लॉन्च किया है कौन दोस्तों? पंजाब के द्वारा। अब सरकार के लाल लकीर के माखन मालिक बनने, माखन के असली हकदार। ठीक है, लाल लकीर योजना कहाँ पे है? लाल लकीर योजना भी आपका पंजाब का है, और उसके तहत आपको संपत्ति का कार्ड दिया जाता था। ठीक है, संपत्ति का कार्ड दिया जाता था। अब इसको मेरा घर मेरे नाम योजना जो 2021 में इसको शुरू किया गया है अक्टूबर में। इसके तहत आपको आपका घर का मालिकाना हक आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, लाल लकीर योजना मिशन पंजाब के द्वारा संपत्ति कार्ड दिया गया था। आपका जितना भी संपत्ति है उसका क्या दिया जाएगा? कार्ड दिया जाएगा। तो ये कार्यक्रम शुरू पंजाब में किया गया था। पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला हो जाएगा। वहीं पे कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर हो जाएगा। स्वामित्व योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। तो कोवैक्स पहल में शामिल पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में कौन से वैक्सीन को भारत में 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? तो वो हो जाएगा कोवैक्सीन। यानी कोवैक्सीन को इमरजेंसी आपातकालीन उपयोग के लिए 2 से 8 वर्षों के बच्चों के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई। आप 2 से 8 वर्षों के बच्चों को भी आप इसको लगा सकते हैं। और कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया जाता है, और ये एक तरह का निष्क्रिय वैक्सीन है। और हैदराबाद जो है जो दोस्तों मूसी नदी के किनारे हो जाएगा, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पे भारत में मिलाया गया था। ठीक है, और रूस के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया, इस चीज को याद रखिएगा। और साइरस पूनावाला राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जो कोविशील्ड आप लगाते हैं
वही कोविशील्ड दवा को ये खोज करने वाले साइरस पूनावाला हैं। यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के मालिक कौन है दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कंपनी के मालिक हो जाएंगे साइरस पूनावाला। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यही कंपनी जो है कोविशील्ड दवाई बनाती है। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। विश्व का पहला टीका कौन बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, चेचक का। और पोलियो का वैक्सीन साल्क और सेल्विन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 12 अक्टूबर 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 9.5%। और वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, इस चीज को याद रखिएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8.5% रहने की उम्मीद है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन हो जाएगा। और आईएमएफ की मुद्रा कौन हो जाएगा? एसडीआर हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट। और एसडीआर के तहत कौन कौन मुद्रा शामिल है दोस्तों? डॉलर आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा, येन आ जाएगा, यूरो आ जाएगा और युआन को शामिल किया गया है। गीता गोपीनाथन आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट है। वहीं बात करें हम लोग, ठीक है, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और 2020 की तुलना में जो है 2021 में 38% जो है ये कचरा बढ़ा है। और ई कचरा को रोकने तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए दिवस को मनाया जाता है। आखिर ई कचरा होता है क्या दोस्तों? तो आप देखते हैं मोबाइल वोबाइल जितना भी आपका खराब पड़ा हुआ है तो सभी सब इसको बोलते हैं ई कचरा। ठीक है, यानी कि आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जितना भी आपका बिजली से चलने वाला जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ई कचरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ चुके हैं हम लोग। ई पंचायत अदालत कौन है दोस्तों? यूपी के द्वारा खोला गया था। और ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ के द्वारा। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में खोला गया है। डेवरिस क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष का ये कचरा। ठीक है, तो डेवरिज किसके नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष का कचरा के रूप में इसको जाना जाता है। जो कि अंतरिक्ष में भी देख रहे हैं आप, जो सैटेलाइट भेजते हैं वो भी एक तरह का कचरा ही है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? डेवरिज के नाम से जाना जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कानूनगो जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं एनसीपीसीआर को। एनसीपीसीआर का जो अध्यक्ष जो है कानूनगो जी को यहाँ पे बनाया गया है। एनसीपीसीआर की स्थापना 2005 एक्ट के तहत किया गया था। और इसका स्थापना जो है 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकार को संरक्षण करना। और रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। विजय सपला जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। वहीं पे इकबाल सिंह लालपुरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का अध्यक्ष हो जाएंगे सुरेश पटेल। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 101वीं। पिछले बार कितना था? 94th नंबर का स्थान है। और पाकिस्तान का स्थान है 94। ठीक है, तो भारत का भुखमरी सूचकांक में 2021 में 101 स्थान है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इस चीज का देख सकते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4थी। यानी कि कौन सा देश के पास में कितना सैन्य शक्ति मजबूत है उस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो पहला स्थान में आपका कौन हो जाएगा? अमेरिका। दूसरा स्थान में हो जाएगा रूस। तीसरा स्थान में हो जाएगा चाइना। और चौथा स्थान में भारत है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूरे भारत में कोटक महिंद्रा बैंक ने माइक्रो एटीएम चिप को लॉन्च किया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यूरोपीय संघ ने पहला और सबसे बड़ा ग्रीन कार्ड जारी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलकाता में नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा में धुनिचिया डांस यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि धुनिचिया डांस कहाँ पे किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में। मानवाधिकार परिषद में भारत को 6ठी बार ये चुन लिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। मानवाधिकार परिषद में भारत को कितने बार चुना गया? 6वीं बार इस बार भी इसको चुन लिया गया है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में शुरू संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग का जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास 2021 का ये शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा में आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान में है। यानी कि इंडिया जो है अब तीसरा स्थान में आ चुका है किसमें? सोलर एनर्जी उत्पादन करने के मामले में। ठीक है, छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे शुरू किया है? चीन में ये शुरू हो गया है।
मिस अर्थ ऑफ इंडिया 2021 का ताज किसको दिया गया दोस्तों? रश्मि माधुरी जी ने यहाँ पे जीता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सम्मेलन को। तो G20, ठीक है, यानी 20 देशों का ये समूह है दोस्तों, और 2019 में इसका बैठक कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। 2020 में सऊदी अरब में हुआ था। 2021 में रोम में हुआ था। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, और 2023 में इंडिया में होगा। इसलिए G20 जो है इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे भारत में बैठक कब होगा दोस्तों? 2023 में होगा। G7 का बात करें, 7 देशों का ये समूह है, और 2019 में बैठक फ्रांस में हुआ था। 2020 में यूएसए में होने वाला था, स्थगित हो गया था कोरोना कारण से। फिर बाद में यूके में करवाया गया 2021 में। आसियान का बात करें तो आसियान का यहाँ पे भारत इसका जो है सदस्य नहीं है दोस्तों। और 36वां 37वां जो बैठक हुआ था वियतनाम में हुआ था। साल भर में 2 बार होता है। और 38वां और 39वां हुआ था कहाँ पे दोस्तों? ये बंदर शहरी बागवान में ये हुआ था। वहीं बात करें एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये 2020 में रूस में हुआ था इसका बैठक। 2021 में दुशांबे में हुआ था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिक्स। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2020 में रूस में ऑनलाइन के तहत इसका बैठक हुआ था दोस्तों। और 2021 का ये अध्यक्षता, 2020 का अध्यक्षता कौन किया था? रूस के द्वारा किया गया था। 2021 का अध्यक्षता इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज को आप लोग याद रखिएगा, 2020 में अध्यक्षता कौन किया? 2020 में अध्यक्षता जो यहाँ पे रूस के द्वारा किया गया। 2021 में कौन करेगा? इंडिया के द्वारा करेगा। 2022 में कौन करेगा? चाइना के द्वारा करेगा। और 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका के द्वारा करेगा। और फिर से ये पहुंच जाएगा पीछे लाइन पे, और इसी तरीके से एक एक साल के बाद सबको यहाँ पे करता है, ठीक है। 2009 में, ठीक है, 2009 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में ये शामिल हो गया है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो 2020 में बैठक कौन किया, अध्यक्षता कौन किया था? रूस किया था। 2021 में कौन करेगा? भारत करेगा। 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा। 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज का सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।